स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो ज़रूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 18 अक्टूबर को एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्याक्षीकरण याचिका को बंद कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी दो बेटियों को कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा योग केंद्र में अवैध रूप से कैद किया जा रहा था, क्योंकि दोनों महिलाओं ने स्पष्ट बयान दिए थे, जो वर्तमान में 42 और 39 साल की उम्र में हैं, अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। मामले को बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्याक्षीकरण याचिका में ईशा योग केंद्र के खिलाफ अन्य आरोपों पर पुलिस जांच के निर्देश जारी करने पर आपत्ति जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश में कहा, चूंकि वो दोनों अडल्ट्स हैं यानी वयस्क हैं और बंदी प्रत्याक्षीकरण याचिका का उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसीलिए उच्च न्यायालय से किसी और निर्देश की आवश्यकता नहीं है। CJI ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा, यह कार्यवाही लोगों को बदनाम करने और संस्थानों को बदनाम करने के लिए नहीं हो सकती है। एक और बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज 18 अक्टूबर को मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने गुण दोष के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं की। पिछले अवसर पर न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अंसारी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया था। एक असंबंधित मामले में अंसारी को कथित अवैध जेल बैठकों के एक मामले में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ ने आज जमानत दे दी है। अगली जरूरी खबर में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी। रॉज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मुकदमे में देरी और जैन के लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए राहत दी। अदालत ने कहा, मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुनवाई शुरू होने में लंबा समय लगेगा, निष्कर्ष निकालना तो दूर, आरोपी राहत के लिए अनुकूल रूप से उपयुक्त है। मामला जो 2022 का है, जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 2010 से 2012 और 2015 से 2016 के दौरान 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है। शुक्रवार 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड मामले में अपने 2022 के फैसले को वापस ले लिया। कोर्ट ने इस फैसले में बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3 भाग 2 और धारा 5 को असंवैधानिक करार दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर समीक्षा याचिका को अनुमति देते हुए यह फैसला वापस लिया। पीठ ने कहा कि मूल कार्यवाही में असंशोधित बेनामी लेन देन अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। समीक्षा याचिका की अनुमति देते हुए पीठ ने फैसले को वापस ले लिया और एक पीठ द्वारा नए सिरे से निर्णय के लिए सिविल अपील को बहाल कर दिया। CJI चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि समीक्षा पीठ प्रावधानों की वैधता पर कुछ नहीं बता रही है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए छोड़ दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर में सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए कई दिशा निर्देश जारी करते हुए इस बात पर विस्तार से चर्चा की है कि बाल विवाह किस प्रकार संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। NGO सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन द्वारा दायर एक याचिका में दिए गए फैसले में कहा गया है कि बाल विवाह बच्चों के आत्मनिर्णय, पसंद, स्वतंत्रता, कामुकता, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फैसले में लिखा, बाल विवाह बच्चों को उनकी एजेंसी, स्वतंत्रता
और पूरी तरह से विकसित होने और अपने बचपन का आनंद लेने के अधिकार से वंचित करता है। कोर्ट ने कहा कि बचपन में शादी करने से बच्चे को एक अलग नजर से देखा जाता है। बाल विवाह की प्रथा उन बच्चों पर परिपक्व बोझ डालती है जो विवाह के महत्व को समझने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सभी पीठों यानी सभी बेंचेस पर नियमित सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का प्रस्ताव कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सभी पीठों की कार्यवाही को शुक्रवार 18 अक्टूबर को परीक्षण प्रारूप में लाइव स्ट्रीम किया गया। स्ट्रीमिंग अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल के बजाय कोर्ट के अपने एप्लीकेशन पर की गई थी। वर्तमान में केवल संविधान पीठ के मामलों और सार्वजनिक महत्व की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम किया गया है। हाल ही में नीट यूजी मामले और आरजी कर स्वत संज्ञान मामले में 3 न्यायाधीशों की पीठ की सुनवाई को भी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए लाइव स्ट्रीम किया गया था। लाइव स्ट्रीमिंग का आधिकारिक लॉन्च होना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरह उच्च न्यायालय भी अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर चुके हैं और गुजरात उच्च न्यायालय हिंदुस्तान का पहला ऐसा उच्च न्यायालय बना है जिसने ये काम किया है। ये देखते हुए कि जब गवाह दूतावास जाने के बजाय सामान्य वीडियो कॉल के माध्यम से पेश होना चाहते हैं तो गवाहों को अनावश्यक कठिनाइयों में डालना बेहद अनुचित होगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अमेरिका में रहने वाली एक गवाह को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रायल कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के अनुसार यदि कोई गवाह विदेश में रह रहा है तो उसे अपना बयान दर्ज कराने के लिए भारतीय दूतावास के माध्यम से उपस्थित होना आवश्यक है। लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा किसी भी गवाह का एकमात्र हित न्याय के उद्देश्य में मदद करना है और बदले में यह बेहद अनुचित होगा यदि अदालत ऐसे गवाहों को अनावश्यक कठिनाइयों, व्यय या असुविधा में डालती है, जबकि गवाहों ने स्वयं व्यक्त किया है कि उनकी इच्छा दूतावास के माध्यम से नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी किया जिसमें महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ एफआईआर आरोप पत्र के साथ साथ तय किए गए आरोप रद्द करने के लिए उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहारी ने सिंह के आवेदन पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। आवेदन अब 16 दिसंबर को सूचीबद्ध है। याचिका में सुनवाई 13 जनवरी 2025 के लिए तय की गई है। सिंह ने एफआईआर आरोप पत्र के साथ साथ मामले से निकलने वाले सभी निचली अदालत की कार्यवाही को चुनौती दी है। उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है। मई में ट्रायल कोर्ट ने सिंह के खिलाफ 5 महिला पहलवानों के संबंध में यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए थे। हालांकि उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था और मुकदमे का दावा किया था। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रतिमाह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।